गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे जो प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पे हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसमें हमारी जो एसएसटी वाला पोर्शन अभी चला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारी बीच में क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। अब पहले से काफ़ी बेटर है, तो अब हम अपनी जो है रेगुलर क्लासेस डेली लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा जो 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास भी जो है उसकी जो सिविक्स और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो हमारी 7th क्लास का भी वो भी कंप्लीट हो चुका है। 7th क्लास की हिस्ट्री चली हुई है अभी हमारी। ठीक है, तो 7th क्लास की हिस्ट्री का आज हम 5वां अध्याय करेंगे। 4 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी टाइम से पहले ही कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो 7th क्लास है, ठीक है, उसका जो 5वां अध्याय आज हम करने वाले हैं। तो एक बात और बताऊं, मैं जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है जिसने पीछे वाली क्लासेस नहीं की हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज। तो पीछे की चीज़ें ज़रूर कवर करके आएँ, क्योंकि हम पीछे वाली चीज़ें अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय आज हमारा कौन सा है? जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप बता रहे हैं कि जो हमने पीछे वाले अध्याय पढ़े हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक की गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन है हर जगह एक समान नहीं थे, हर जगह अलग अलग थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा करे ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम जो है बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीरी और गरीबी के बीच का जो है फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा गया था। तो जनजातीय समाज क्या थे? वो कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, और वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, चलिए, प्रत्येक जनजात प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातीय खेती से अपना जीविकोपार्जन करते थे, मतलब खेती पे ही वो निर्भर थे। उनका जीवन खेती पर ही निर्भर था। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। हमने ऊपर पढ़ा था ना शिकारी और संग्राहक के बारे में, कि संग्राहक क्या होते हैं, शिकारी कौन से होते हैं। तो इसीलिए हमें बताया गया कि पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनको हम कवर करके आएँ। तो चलिए, प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातीय खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो खानाबदोश क्या होती हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहे, उनको खानाबदोश कहते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा था और
अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर ही रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जनजातीय लोग जो है कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजातीय लोग हैं, ये भी एज इट इज यहाँ से आया हुआ था। जो जनजातीय लोग हैं वो लिखित दस्तावेज रखते थे या नहीं रखते थे, मतलब नहीं रखते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऐसे बना हुआ था कि जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। क्यों? क्योंकि उनके जो लिखित दस्तावेज थे वो नहीं थे। ठीक है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं को वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने में लगे हैं। देखिए, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जो जनजातीय लोग हैं वो भारत के हर एक क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जो शक्तिशाली जनजाति थी उनका जो है बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, तो पंजाब में कौन सी जनजाति हो गई? खोखर जनजाति। ये भी आएगा। ठीक है, जैसे आपको दे देंगे कि पंजाब में कौन सी जनजाति है, गुजरात में कौन सी जनजाति है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति है, इस तरीके से। और फिर आपको मैच इट करने के लिए दे देंगे। तो पंजाब में कौन सी जनजाति है? खोखर जनजाति। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। जो पंजाब में खोखर जनजाति थी 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, कौन से लोग? गक्खर लोग। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। किसको? कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो बादशाह अकबर ने किसको मनसबदार बनाया? कमाल खान गक्खर को। ठीक है, मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के से पहले लंघा और अरघुन लोगों को प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, किसका? जो लंघा और अरघुन लोग थे। ठीक है, चलिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, देखते हैं यहाँ से, एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी। जो उत्तर और पश्चिम में कौन सी जनजाति हुई? शक्तिशाली? बलोच। ठीक है, पंजाब में कौन सी हुई? गक्खर। और जो ये उत्तर पश्चिम में हुई वो कौन सी हुई? बलोच। ठीक है, ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में जो है गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। जो उत्तर पश्चिम में कौन सी थी? बलोच। और पश्चिम हिमालय में क्या थी? गडरियों की जनजाति रहती थी। ठीक है, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों की पूरी तरह प्रभुत्व था। किसका? नागा और अहोमों का। ठीक है, उत्तर पूर्वी में। उत्तर पश्चिम में क्या थी? जो उत्तर पश्चिम में थी वो तो बलोच थी, है ना। और एक सेकेंड, और हिमालय की पहाड़ियों में क्या थी? गडरियाँ। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी हो गई? नागा और अहोम जनजाति। और पंजाब में कौन सी हो गई? वो गक्खर है। ठीक है, चलिए, मौजूद बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर जो सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था। तो कब किया? 1591 में चेर लोगों पर हमला किसने किया? राजा मान सिंह ने। ठीक है, और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई लोगों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में जो है मुंडा और संथाल थे। कौन से हुए? मुंडा और संथाल। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में ही रहते थे। तो मुंडा और संथाल कहाँ रहते थे? उड़ीसा और बंगाल में। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड
देखिए यहाँ देखते हैं कुल क्या होता है। यहाँ से परिवारों या घरों में एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो कुल क्या होता है, जैसे हमारा जो हमारे एक ही वंश से चले आ रहे हैं, हमारे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर हम, तो ऐसे ही फिर हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, तो ऐसे ही जो ये लाइन चली आ रही है वंशावली, तो इसको क्या कहेंगे, कुल। ठीक है, इसको कुल कहते हैं। चलिए कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के लिए निवास स्थान थे। तो कर्नाटक में कौन सी हुई, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली, बेराद तथा और दूसरी भी कई जनजातियाँ हुई। ये देखिए याद रखिएगा, आप लोगों को मैच इट करने के लिए दे देंगे, मैच करने के लिए एक जगह स्थान का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ जो है ये जो जनजातियां हैं इनके नाम दे देंगे, तो आपको उनको मैच करना होगा। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन सी हुई, कोली, बेरात तथा और भी कई जनजातियां। ठीक है, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। जो कोली थे वो गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां भी विशाल आबादी थी। ठीक है, इनकी भी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की जनजाति कहाँ थी, पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह जो है बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग जो है बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो गोंड लोग कहाँ थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति, गोंड लोगों की जनजाति। ठीक है, देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया है, रात को जो है भील लोग शिकार कर रहे हैं हिरनों का। चलिए यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है खाना बदोश और घुमंतु लोग कौन से होते थे। तो घुमंतु लोगों के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो कौन से होते हैं खाना बदोश और घुमंतु लोग। खाना बदोश चरवाहे अपने चरवाहों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। ठीक है, उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश जो है अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। ठीक है, मतलब जानवरों पर सामान लाद के ले जाते थे अपना। कई बार देखा है ना, जब जैसे चरवाहे आते थे, बैल होते थे, उनके साथ गायें होती थी बहुत सारी, खच्चर होते थे, खच्चरों पे अपना जो सारा सामान है वो लाद कर एक जगह से दूसरी जगह उनको ढोने के काम में लेते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते रहते थे। और जैसे शहरों में तो ज़्यादा नहीं जाते लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसे आते हैं जब वो खाना दोस्त लोग एक जगह से दूसरी लोग जगह पर जाते हैं, तो कुछ सामान ऐसा रखते हैं लोहे का जैसे, या फिर कोई और खाने वाली चीज़ें, तो वो बेचते भी चलते हैं साथ साथ में और लोगों से लेते भी चलते हैं। ठीक है, चलिए बंजारा लोगों के बारे में पढ़ेंगे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे, बंजारा लोग। ठीक है, उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो क्या कहलाता था, जो बंजारा लोग थे उनका जो कारवां था, कारवां मतलब बहुत सारे इकट्ठे होके जब जाते थे उसको क्या बोलते हैं, कारवां। तो क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था बंजारी लोगों का जो कारवां होता था। ठीक है, सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, तो अगर उसको कोई काम था तो बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे अनाज की ढुलाई के लिए। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए जो है 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ठीक है, कितने, 1 लाख।
चलिए इधर देखते हैं, खानाबदोश और भ्रमशील समूह क्या होते हैं। देखिए, जो खानाबदोश लोग हैं वो घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई, एक सेकेंड देखिए इधर से, जो खानाबदोश लोग हैं वो घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी भी होते थे, जो अपनी रेवड़ मतलब बहुत सारे पशु साथ में होते हैं, बहुत सारी गायें, बैल, खच्चर, घोड़े और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं, एक सेकंड, एवं तमाशबीन भ्रमशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा पर रहते थे। जैसे देखिए इसमें बताया गया, तमाशबीन जैसे गांव में आते थे ना लोग तमाशा दिखाने के लिए, कोई बंदर को लेके आता था डुगडगी बजाता हुआ, ठीक है, कोई एक जगह पर सर्कस लगा लेता था, साइकिल वगैरह वो ट्यूब वगैरह तोड़ के दिखाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना ये ऐसे ही काम जो है चलाते रहते थे, ठीक है। चलिए, कौन कौन गांव से है बताइए, किस किस ने ये चीज़ें देखी हैं। गांव में जब मदारी वाला आता था वो लेके, बंदर लेके, या कोई जादूगर आता था जादू दिखाने, किसी की मुंडी काट के दिखा दी, किसी लेटे हुए को ऊपर उठा के दिखा दिया। तो ऐसे ही जो है किस किस ने देखी हैं ये चीज़ें, जिसने देखी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किन किन के गांव में ये सब देखने को मिला है। और सर्कस भी लगते थे, मेले, सर्कस, ठीक है। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर एक जगह लौट कर आते थे, ठीक है, जहां उन्होंने पिछले साल का दौरा किया था। चलिए, बंजारे के बारे में हम पढ़ेंगे। बंजारा हमने ऊपर भी पढ़ा कि बंजारे लोग क्या होते हैं और उनका जो कारवां वो क्या कहलाता है, टांडा कहलाता है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बाजार का वर्णन इस प्रकार किया है। सुबह हमारी मुलाकात जो है बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनकी जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है, और जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है। हमारे गांव में तो इसको क्या बोलते थे, मारवाड़ बोलते थे, मारवाड़ी आ गए हैं इस तरीके से, जो बंजारे होते थे, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे, मतलब जो गाय बैल होते हैं उनके अपने ही होते हैं। कई बार वे, एक सेकेंड यहाँ से, कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में जो है 700 तक लोग हो सकते हैं। जो एक टांडा है उसमें 6 से 700 लोग 600 से 700 लोग ऐसे बोल सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते ही। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने बैलों से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए, ये हमने देख लिया है। यहाँ से देखते हैं, कई पशुचारी जनजातियां मवेशियों और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जो जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग जो है घुमंतु सौदागर का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी, जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, ठीक है। ये देखिए, काश्य मगरमच्छ कटिया कोंड जनजाति उड़ीसा में ये दिखाई गई है। काश्य मगरमच्छ की एक कुटिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरत बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जो जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई।
दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। क्या बनी? जो वर्ण के बजाय जो जाति है वो समाज संगठन के आधार का कारण बनी। देखिए, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी में अभिलेख ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। देखिए, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच एक जो नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। कौन से? हूण, चंदेल, चालुक्य और भी दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। ठीक, इनमें से कुछ पहले जनजातियों में भी आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के लिए एक सेकेंड ऐसे देखते हैं, शासकों के रूप में राजपूतों कहाँ आए हुए थे हम? हाँ, यही थे। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्थाओं का हिस्सा बन गई थी, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों से ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू जो है धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार ये चित्र देखिए, इसमें गोंड महिला दिखाई गई है। ठीक है, देखते हैं। तो स्थानांतरीय कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा जो टुकड़ा साफ कर लिया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। क्या मतलब है इसमें बताया गया जो स्थानांतरीय कृषि है वो क्या होती है? पहले एक जगह पे जितने भी पेड़ पौधे घास फूस होते हैं उसको जला दिया जाता है, उसको साफ नहीं करेंगे। ठीक है, जला के जो राख उसकी बनती है उस राख में ही जो है किसी भी फसल को उगा देंगे। ठीक है, और एक बार वहाँ पे फसल उगाने के बाद जब उसकी जो उर्वरता है वो ख़त्म हो जाती है तो किसी दूसरे ज़मीन को वो ज़मीन का एक टुकड़ा होके उसको साफ़ करेंगे, फिर वहाँ पे वही प्रोसेस अपनाएंगे, जला देंगे, उस राख में ही जो है फसल उगाएंगे। ठीक है, वो क्या होगी? स्थानांतरित कृषि। चलिए यहाँ से देखते हैं हम गोंड जनजाति के बारे में नज़दीक से एक नज़र। गोंड जनजाति, गोंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। जो गोंड लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अभी पढ़ा ना स्थानांतरीय कृषि क्या होती है? एक जगह
उगाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह वही प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य जो है छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। जब सुल्तानों की ताकत घट रही थी, तो जो बड़े गोंड राज्य थे वो छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के इस इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा जो गढ़कटंगा है कि गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। जो गढ़कटंगा है उसका जो गोंड राज्य है उसमें कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। ठीक है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। कितने में? 84 गांवों की इकाइयों में, जिन्हें 84 कहा जाता। 84 किसे कहा गया? जो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। ठीक है। गोंड कुल 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। तो किस में होता था 84 का उप विभाजन? बरहोतों में, जो 12 गांव को मिलाकर बनते थे। मतलब एक स्थान पर 12 गांव और एक स्थान पर 12 गांव, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता था? एक उप विभाजन, जिसको बरहोत कहा जाता था। ठीक है। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं में से अनुदान में भूमि प्राप्त की। ठीक है। और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड सरदार बने थे उनको अब क्या चाहत हुई उनकी कि अब वो राजपूत बनेंगे। इसलिए गढ़कटंगा के जो गोंड अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु पर जो एक सेकंड यहाँ से देखते हैं। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसके अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1556 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने उसके सामने जो है समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। किसने? जो रानी दुर्गावती थी उसकी किससे जो है उसने किससे युद्ध किया? आसिफ खान से। ठीक है। और उसके सामने वो हार गई थी, पर उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, जो रानी दुर्गावती का पुत्र था। ये तो देखिए, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य है। जो गढ़कटंगा है वो एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में सारा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयातात में हथिया लिए थे। मतलब बहुत मात्रा में उन्होंने बेशकीमती जो सिक्के और हाथी थे उनको हथिया लिया था। उन्होंने राजा का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में वो अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। देखिए, यहाँ से देखिए नेक्स्ट हमारी अहोम जनजाति। ठीक है। देखिए, अहोम लोग जो है मौजूदा म्यांमार एक सेकेंड
अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों जो 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। जो अहोम राज्य है बेगार पर निर्भर था। तो अहोम राज्य किस पर निर्भर था? बेगार। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। जिनसे जबरन काम लिया जाता था वो क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। ठीक है, जिनसे जबरन काम लिया जाता था उनको क्या कहते थे? पाइक कहते थे। और जो अहोम राज्य था वो किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक लोग भेजने होते थे। जो पाइक होते थे वो भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों से लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल मतलब टूट गए थे। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुषों जो है युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। मतलब जो वयस्क लोग थे, जवान लोग थे, वो सेना में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों से जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। जो अहोम लोग थे वो चावल की खेती के नए तरीके अमल में लेके आए। यहाँ से देखते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो अहोम समाज किस में विभाजित था? कुलों में विभाजित। एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक भी लाइन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये तो बना ही हुआ था। अहोम लोग किस में विभाजित था? कुलों में विभाजित था, जिसे क्या कहा गया? खेल कहा जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको जो है घुमाने के लिए कि खेल क्या होते हैं। तो हमारे दिमाग में तो खेल क्या होएगा? कुश्ती, कबड्डी, ये कुछ दे देंगे या कोई भी खेल का नाम दे देंगे, लेकिन खेल क्या है? कुल हैं। जो कुलों में विभाजित था अहोम समाज, ठीक है, वो खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। तो खेल क्या थे? कुलों में जो विभाजित था अहोम समाज। ठीक है, किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में जो है अहोम अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जो 1714 से 44 तक रहा के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन जो उनकी परंपराएं थी उनको नहीं छोड़ा। कि इन्होंने अहोमों ने अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर
असमिया में लिखा गया था। तो पहले किस में लिखा गया? अहोम भाषा में, उसके बाद में असमिया में लिखा गया, जो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति है। ठीक है। तो निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनके लिए कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए थे। इसमें उन्हें वृहत और अधिक जटिल राज्यों को साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति से ला खड़ा किया। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा 5वां अध्याय जो था 7th क्लास का, तो 5वां अध्याय आज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी है उसके बारे में बताएं। कुछ और चीज़ें अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, एक बार ये देख लेते हैं। मैच करने के लिए आपको दिया गया है, गढ़ क्या होता है, टांडा क्या होता है, बताइए टांडा क्या होता है? एक तरह का कारवां होता है ना। टांडा क्या होता है? जो कारवां, बंजारों का कारवां, वो क्या कहलाता है? टांडा कहलाता है। ठीक है। कुल क्या होता है? देखिए कुल क्या होता है? श्रमिक क्या होते हैं? श्रमिक, जो श्रमिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शिव सिंह क्या है? और दुर्गावती, बताओ। चलिए मैच इट करके बताइए इसको। ठीक है। चलो, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज हम जो है अपना 8th क्लास जो है शुरू करने वाली है। ठीक है। 8th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री या ज्योग्राफी से में किसी में से भी एक चीज़ हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 8th क्लास। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।